नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। यूपी लेखपाल की तैयारी में आपका स्वागत है। अब हम जो मॉक टेस्ट लेकर आए हैं वो घटना चक्र की बुक का है। घटना चक्र की एक टोह सीरीज बुक आती है जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं हर एग्जाम से पहले। तो आज उसका पहला मॉक टेस्ट मैं लेकर आया हूं जो मैं अभी आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की या हमारे चैनल की अन्य वीडियो की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। वहां पर आप मैसेज करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बहुत सारी पीडीएफ्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन बिना वक्त गवाए। घटना चक्र टू सीरीज के मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न है आपका कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन सा था। सही उत्तर है आपका यहाँ पर पुर्तगाली। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। प्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। इसके पश्चात क्रमशः डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत आए। कादंबरी के लेखक कौन है ये आपसे पूछा गया है। बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, बाणभट्ट। कादंबरी संस्कृत साहित्य का एक महान उपन्यास है जिसकी रचना बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित भी बाणभट्ट द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, 1953 में। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई थी। बाद में इसे 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा वैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों की शिक्षा के मापदंडों का समन्वय और निर्धारण करना है। अगला प्रश्न है आपका कि असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया। तो सही उत्तर इसका आप सभी को पता है, कई बार मैंने आपको यह प्रश्न कराया है। ए ऑप्शन सही है, चौरी चौरा की घटना के कारण। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। इस हिंसक घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस हिंसा में व्यथित होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। शेर शाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। सही उत्तर है आपका इसमें ऑप्शन सी। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था और 1211 से 1236 तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो खिलजी वंश का शासक था, 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। शेर शाह सूरी जो है वो सूर वंश का शासक था, 1540 से 1545 ईस्वी तक वो रहा था। अकबर जो है वो मुगल वंश का शासक था, 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था उसने। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य शामिल थे। अगला प्रश्न है आपका कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष से किया गया था। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। इसके तहत भाषा के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 243 खा पंचायतों के गठन से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत पंचायती राज की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लोक चुनावों में वोट डालना। जो मौलिक कर्तव्य नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना एक मौलिक कर्तव्य है, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य है और संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना एक मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा 10 कर्तव्य जोड़े गए।
बाद में एक और जोड़ा गया जो कुल 11 हो गए, जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। लोक चुनाव में वोट डालना एक राजनीतिक नागरिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य नहीं। अगला प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान के किस अनुच्छेद का विषय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। यह भारत की विदेशी नीति का आधार माना जाता है, जो अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका ऑप्शन प्रश्न है कि अनुच्छेद की जादूगुड़ा वर्तमान में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि जादूगुड़ा वर्तमान में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, यूरेनियम। जादूगुड़ा की खदानें झारखंड राज्य के सिंहभूमि जिले में स्थित हैं। ये भारत में यूरेनियम खनन के लिए सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख स्थल है। यहाँ यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा खनन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे। सही उत्तर है आपका 2 और 4, कोची और विशाखापत्तनम। कोच्चि केरल में है और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। भारत के प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह हैं चेन्नई और तूतीकोरिन तमिलनाडु में, और कृत्रिम मानव निर्मित बंदरगाहों की श्रेणी में आते हैं। विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? सही उत्तर है आपका, अब भूमध्य रेखा के आसपास क्या होती है? जलवायु गर्म होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत तेज धूप होती है। तो यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में क्या होता है कि जो लोग रहते हैं उनका रंग काला होता है। मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और भारत के अधिकांश हिस्से में ऐसा नहीं है। भारत की स्थिति आपको पता होगी कि भारत के लोग उतने काले नहीं जितने केन्या के हैं। तो इन लोगों का रंग धूप की वजह से, सूर्य की तेज किरणों की वजह से काला हो जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश अफ्रीका महाद्वीप के केन्या देश से होकर गुजरती है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है और यहाँ से मकर रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है आपका कि डोवर जल संधि जोड़ती है। जितनी भी जल संधियां हैं उनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि होमरूट जो जल संधि है वो काफी चर्चा में है, जिसकी वजह से जल संधियां आपके पेपर का एक हिस्सा बन सकती हैं। सही उत्तर है आपका इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। यह जल संधि ग्रेट ब्रिटेन को यूरोपीय मुख्य भूमि फ्रांस से अलग करती है। यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, लू। तो ग्रीष्म ऋतु मई जून में उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। काल बैसाखी पश्चिमी बंगाल में आने वाले तीव्र तूफान है। मैंगो शावर आम्र वर्षा दक्षिण भारत में मानसून पूर्व की वर्षा है। अगला प्रश्न है आपका कि गरीबी हटाओ का नारा और गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे, मैंने कई बार आपको यह प्रश्न करवाया है। सही उत्तर है आपका सी, 5वीं। गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1979 तक थी, तो ये 1 वर्ष पहले खत्म हो गई थी, 2 वर्ष पहले के दौरान दिया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। अगला प्रश्न है आपका कि स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। सही उत्तर है आपका क्रेडिट कार्ड में। स्मार्ट मनी और प्लास्टिक मनी जैसे शब्दों का प्रयोग आमतौर पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के संदर्भ में किया जाता है। यह नकदी ले जाने की आवश्यकता को कम करता है और डिजिटल लेन देन को आसान बनाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मानव विकास रिपोर्ट, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण और विश्व निवेश रिपोर्ट और उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट कौन जारी करता है, कैसे क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है, किसका है? ठीक है, तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए। ठीक, मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। विश्व निवेश रिपोर्ट जो जारी करता है वो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, और उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जारी करता है। ठीक है,
मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण आईएमएफ जारी करता है। विश्व निवेश रिपोर्ट यूएनसीटीएडी व्यापार और विकास का पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जारी करता है। और उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी होती है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? बहुत आसान उत्तर है, कई बार मैंने आपको कराया है, सी ऑप्शन जीएसटी। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। इसे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जिसने कई पुराने करों को प्रतिस्थापित किया है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 12 अप्रैल 2005 को। एनआरएचएम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 12 अप्रैल 2005 को की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। अगला प्रश्न है आपका कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमानों का मान समान होता है। सूत्र होता है C/5 = F-32/9। अगला प्रश्न है आपका कि आंसू का पीएच मान क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7.4। मनुष्य के आंसू और रक्त दोनों का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। यह प्रकृति में हल्का क्षारीय होता है क्योंकि 7 से अधिक पीएच क्षारीयता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है आपका कि घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉलोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ट्रामेटोलॉजी या डर्मेटोलॉजी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के प्रश्न आपके सिलेबस में हैं, लेकिन किताबों ने क्वेश्चन बनाए हैं इस प्रकार के, तो आपको पढ़ लेने चाहिए। हो सकता है एग्जामिनर भी बैठ जाए वही किताब उठा के पेपर पर आपका बनाने लगे। तो जो किताबों में क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस सेट में, उनको एक बार आपको जरूर देख लेना है। सिलेबस में आपके ये सब नहीं है। सिलेबस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और जो सिलेबस दिया गया है अंदर जाके वो ये सब नहीं है उसमें। सही उत्तर है आपका इसमें ट्रामेटोलॉजी। चिकित्सा विज्ञान में घाव और चोटों के अध्ययन को ट्रामेटोलॉजी कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन है और डर्मेटोलॉजी जो है त्वचा का अध्ययन है। ये क्वेश्चन फिर भी आपका माइक्रोबायोलॉजी में आ जाएगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान में आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो सही उत्तर है आपका रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रोशनी का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज में होता है। अगला प्रश्न है आपका कि सही मिलान की पहचान करें। सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, माइक्रोवेव ओवन का जो पर्सी स्पेंसर ने की थी। ठीक है, खोज। माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार पर्सी स्पेंसर ने किया था। बैटरी का आविष्कार एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने किया था। वर्नियर कैलिपर का आविष्कार पियरे वर्नियर ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि ग्राम विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग और संवर्धन। ग्राम विकास का एक व्यापक अवधारणा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है। इसमें प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधनों का अधिकतम और सतत उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि ग्राम विकास के लिए विकास खंड बनाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अधिक अन्न उत्पादन एवं जांच समिति ने। भारत में विकास खंड प्रणाली की प्रारंभिक रूपरेखा अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति के सुझाव से जुड़ी थी। बाद में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के तहत पूरे देश को ब्लॉक स्तर पर बांटा गया। अगला प्रश्न है आपका कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत के समय जिला स्तर पर प्रशासन का प्रमुख किसे बनाया गया था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, जिला कलेक्टर को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के तहत जिला स्तर पर विकास कार्यों का प्रमुख जिला कलेक्टर को बनाया गया। ब्लॉक स्तर पर खंड विकास अधिकारी की नियुक्ति की गई। अगला प्रश्न है आपका कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम वर्ष 2000 से 2001 में किस योजना के हिस्से के रूप में शुरू किया गया? सही उत्तर है आपका सुनिश्चित रोजगार योजना। वर्ष 2001 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम को रोजगार आश्वासन योजना EAS के विस्तार के रूप में लागू किया गया। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। इसका मुख्य उद्देश्य सूखा प्रभावित और पिछड़े क्षेत्रों में मजदूरी, रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना था।
अगला प्रश्न है आपका कि रबी विपणन और वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कितना निर्धारित किया गया है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 2425 रुपए प्रति क्विंटल। एमएसपी 150 रुपए बढ़ाकर 2425 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। अगला प्रश्न है आपका कि दिसंबर 2025 में भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत किस संस्थान को आधिकारिक रूप से भारत के पहले योग और आयुर्वेद क्लस्टर के केंद्र के रूप में नामित किया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार। पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार को ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेद क्लस्टर केंद्र घोषित किया गया है। यह कदम भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि 17 दिसंबर 2025 को जम्मू कश्मीर के पहले जेन जेड डाकघर का उद्घाटन किस संस्थान के परिसर में किया गया? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, एम्स विजयपुर। जम्मू कश्मीर का पहला जेन जेड डाकघर एम्स विजयपुर के परिसर में स्थापित किया गया है। यह आधुनिक तकनीकी और युवाओं के अनुकूल सेवाओं से सुसज्जित है। अगला जो प्रश्न है वो है कि 7 अक्टूबर 2025 को भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष का यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिक जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनस को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इन्हें यह पुरस्कार इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए प्रदान किया जाएगा। तो ये सही उत्तर है आपका सी, एक एवं दोनों। अगला प्रश्न है आपका कि 21 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखी गई असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड की अमोनिया यूरिया परियोजना कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, नामरूप डिब्रूगढ़ जिला है असम में। अगला प्रश्न है आपका, यह परियोजना प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 19 दिसंबर 2025 को अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा सीरिया में शुरू किए गए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक में लड़ाकू विमान के माध्यम से प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान किया? सही उत्तर है आपका जॉर्डन। ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक के दौरान जॉर्डन ने लड़ाकू विमानों के माध्यम से अमेरिकी सैन्य अभियान का प्रत्यक्ष समर्थन किया। जॉर्डन मध्य पूर्व में अमेरिका का एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। तो सबसे पहले यहां पर होता है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट क्लब ऑफ रोम 1972 में। फिर आती है ब्रिटलैंड आयोग रिपोर्ट 1987 में। फिर आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ 1989 में और हस्ताक्षर हुए थे 1987 में। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट लागू हुई थी 1992 में, जिसके बाद रियो 10, रियो 5, रियो 20 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका कि वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था वर्ष 1972 में। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को पारित किया गया था। इसका उद्देश्य जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की रक्षा करना है। प्रोजेक्ट टाइगर इसी अधिनियम के लागू होने के बाद 1973 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि जैव विविधता का नाश का कारण क्या है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण और वनों का नाश, ये तीनों सही हैं। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन और विदेशी प्रजातियों का आक्रमण भी बड़े कारण होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है जून 5 को। इसकी शुरुआत 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन, मानव पर्यावरण एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम योजना के 9 मिशनों में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, नाभिकीय शक्ति। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 2008 में शुरू की गई थी। इसमें सौर ऊर्जा है, हरित भारत वनीकरण है, जल है, सतत कृषि आदि से संबंधित मिशन शामिल है, लेकिन नाभिकीय शक्ति इसका हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी विकिरण कारण हो सकता है? तो ये त्वचीय कैंसर का, जो स्किन कैंसर है, उसका हो सकता है। ओजोन परत इन किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो सही उत्तर है आपका ए, धान का खेत।
धान का खेत मानव द्वारा निर्मित एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। वन, झील और घास के मैदान प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता विधेयक पारित किया गया। तो ये पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। भारत का जैव विविधता अधिनियम दिसंबर 2002 में संसद द्वारा पारित किया गया था। यह 1992 के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है। सही उत्तर है आपका ए और बी दोनों सही है। केवल धान के खेतों से और दीमक की बाबी से, धान के खेतों से और दीमक की बाबी से मीथेन निकलती है। ये जल भराव वाले धान के खेतों, दलदली भूमि, जुगाली करने वाले पशुओं और दीमक की बाबियों से प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होती है। अब यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है जिसके आधार पर आपको डीआई को सॉल्व करना है। 2020, 2021 और 2022 के में विभिन्न शहरों के 6 स्टोरों से जूते की बिक्री दिखाती है। बिक्री हजारों में है, ठीक है। तो पूछा गया है कि 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूते की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर और गया स्टोर पर जूते की औसत बिक्री है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले जो 3 दिए गए हैं कोलकाता, पटना और धनबाद स्टोर के जूतों को आपको जोड़ लेना है, फिर भी इनका औसत निकालना है, फिर रांची स्टोर और आसनसोल स्टोर और गया स्टोर का एवरेज निकाल के आपको यहाँ पर उनका प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर 620/3 आया और 2022 में 800/3 आया। तो फिर इनका आपने 800/620 गुणे 100 कर दिया तो 129.03% आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2021 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री से अनुपात क्या है। तो इसको भी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। औसत बिक्री निकालनी पड़ेगी दोनों वर्षों की और फिर औसत अनुपात निकाल लेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को आप बाद में सॉल्व करिएगा, ठीक है। सभी प्रश्नों का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 45 नंबर का, ठीक है। 46 का भी ले लीजिए। 46 का सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। कैसे करना है ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ऐसे ही 47 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात किया। बहुत आसान डीआई है और बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर लेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले ही चुके होंगे। अगला प्रश्न है आपका कि गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 80.51%, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर के जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी है। तो बहुत आसान, बहुत नॉर्मल सी डीआई उन्होंने दी है घटना चक्र वालों ने अपने मॉक टेस्ट 1 में। अब यहाँ पे 50 से जो 54 क्वेश्चन है आपके, विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौनों का उत्पादन लाख में निम्न है। तो ये उत्पादन दिए गए हैं खिलौनों का, तो लाख में है। तो पूछा गया है 2015, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा। पूछा गया है कि 2015 और 16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किन वर्षों के युग्म का औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था, ठीक है। तो दोनों का पहले औसत उत्पादन निकालना है, फिर आपको पता करना है कि कौन से के बराबर है। तो ऑप्शन से आप करेंगे तो आसानी से कर लेंगे, इधर निकालने जाएंगे सबका औसत तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 2012 और 2017। 2015 और 2016 का कुल उत्पादन 80 + 65 145 औसत है 72.5। 2012 और 2017 का कुल उत्पादन 55 + 90 72.5 होगा। तो दोनों युग्मों का औसत बराबर है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 137.5%। 2011 में उत्पादन 40 लाख है, 2018 में उत्पादन 95 लाख है। वृद्धि 95 - 40 55 लाख है। तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, 55/40 × 100 137.5%। अगला प्रश्न है आपका कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 2017, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो सही उत्तर है आपका 4 वर्ष। वो कौन कौन से हैं, तो वो आपके 2013 है, 2015 है, 2017 है और 2018 है।
अगला प्रश्न है आपका कि 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट थी। तो 2013 के देख लीजिए, 2014 का देख लीजिए और उसमें फिर गिरावट निकाल लीजिए प्रतिशत में। अगला प्रश्न में है कि निम्न में से कौन सा कार्यालयी मंत्र पत्र नहीं है। प्रार्थना पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, संपादक का नाम पत्र या निमंत्रण पत्र। तो कार्यालय पत्र निमंत्रण पत्र तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रार्थना पत्र, प्रेस विज्ञप्ति और सरकार के काम से संपादक को लिखा गया पत्र कार्यालय पत्राचार का हिस्सा हो सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या है। बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे, ए ऑप्शन आपका सही है। किसी शब्द के वर्णों और व्यंजनों और स्वरों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। दीर्घ में दा के साथ री आता है, री वाला ऋषि मात्रा है और गा के साथ आ स्वर है, तो ये द री धन गा धन आ। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा एक वाक्य है जो मिश्र वाक्य नहीं है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, वह पश्चिमी है ही नहीं वरन ईमानदार भी है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई और जिसमें अनेक वक्ता बोले, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। तो सही उत्तर है आपका सी, वह पश्चिमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। विकल्प सी एक संयुक्त वाक्य है क्योंकि इसमें दो स्वतंत्र उपवाक्यों को वर्ण शब्दों से जोड़ा गया है। बाकी सभी विकल्पों में जैसे जिसमें जो जैसे आश्रित उपवाक्य बोधक शब्द प्रयोग हुए हैं जो मिश्र वाक्य की पहचान है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। उन्नति, अनुग्रहित, ज्योत्सना, कनिष्ठ। तो सही उत्तर है आपका सी, ज्योत्सना। ज्योत्सना शब्द की वर्तनी पूरी तरह से शुद्ध है जिसका अर्थ है चांदनी। अन्य के शुद्ध रूप हैं उन्नति, अनुग्रहित और कनिष्ठ। अगला प्रश्न है आपका कि पनही शब्द का तत्सम रूप है। तो पनही का तत्सम रूप होगा उपानह। पनही एक तद्भव शब्द है जिसका अर्थ जूता या पादुका होता है और संस्कृत में इसका मूल तत्सम शब्द उपानह होता है। अगला प्रश्न है आपका कि तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तुमको मुझे पढ़ाना है, तो सही उत्तर है आपका तुमको। वाक्य का शुद्ध रूप तुम्हें मुझे पढ़ाना होना चाहिए। सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह के अशुद्ध प्रयोग के कारण तुमको गलत है। अगला प्रश्न है आपका कि स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें कौन सा होगा। सलाद होगा, सनक होगा, सारस होगा, सलाम होगा। तो यहाँ पर सनक हो जाएगा। सनक यानी कि धुन होता है, पागलपन होता है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। सलाद, सारस और सलाम पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे, सेना। अनी या अनीक का अर्थ होता है सेना, ठीक है। सेना के अन्य पर्यायवाचियों में कटक है, बहानी है, फौज है, चमू है, अनिकनी है, किनी है। अगला प्रश्न है आपका कि लोकोक्तियों को उनके सही अर्थों से मिलान करें। मान ना मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना, सुनिए सबकी करिए मन की। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। मान ना मान, जबरदस्ती गले पड़ना, सुनिए सबकी करिए मन की, अंताकरण की बात माननी चाहिए, काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ होना, जैसे जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, दोनों का स्वभाव एक समान दुष्ट होना। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, जा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उन्हें अल्प प्राण और अधिक निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण होते हैं। जा चा वर्ग का तीसरा अक्षर है, इसलिए यह अल्प प्राण होगा। दूसरा चौथा मान 24 हो गया आपका महाप्राण, तो आपका 1 3 5 हो गया अल्प प्राण। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। तो पुश बुलेट, सुपर बीम, सरफ्लाई, एयरड्रॉयड। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर सरफ्लाई। सरफ्लाई मुख्य रूप से को ब्राउजिंग और वीडियो चैट के लिए इस्तेमाल होने वाला एक प्लेटफॉर्म है। एयरड्रॉयड, पुश बुलेट और सुपर बीम फाइल ट्रांसफर के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफॉल्ट तौर पर कितनी सीट शामिल होती हैं। तो सही उत्तर है आपका 3। एक्सेल 2013 और नए वर्जन में यह डिफॉल्ट 1 सीट ही हो गया है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा आउटपुट डिवाइस विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले
प्रिंटेड ग्राफिक्स और टेक्स्ट को तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, इंकजेट प्रिंटर। दिए गए विकल्पों में इंकजेट प्रिंटर उच्च रिजोल्यूशन और रंगीन ग्राफिक्स इमेज प्रिंटिंग के लिए सबसे उपयुक्त है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर धीमी और निम्न गुणवत्ता पिन प्रहार की छपाई करता है। अगला प्रश्न है आपका कि यदि आप विंडोज ओएस में यूएसबी फ्लैश ड्राइव से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो क्या होता है? तो यह तुरंत स्थायी रूप से डिलीट हो जाती है। यह फाइल बिना रिसाइकिल बिन में गए सीधे स्थायी रूप से डिलीट हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम तरीके से व्याख्या करता है कि सभी डेस्कटॉप आइकन हटाने से विंडोज ओएस में एप्लीकेशन की कार्यक्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, डेस्कटॉप आइकन केवल विजुअल शॉर्टकट है, वास्तविक एप्लीकेशन फाइलें नहीं है। ठीक है, डेस्कटॉप आइकन मुख्य प्रोग्राम की ओर केवल एक लिंक होते हैं। इन्हें डिलीट करने से मुख्य प्रोग्राम सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स में होता है, डिलीट नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक्सेल में चयनित सेल को सक्रिय सेल जो दाईं ओर हो की सामग्री से भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन कंट्रोल प्लस आर। एक्सेल में राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर होता है और नीचे के लिए कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है? तो सही उत्तर है आपका डीएनएस। डीएनएस का पूर्ण नाम है डोमेन नेम सिस्टम। ये इंटरनेट की फोन बुक की तरह काम करता है, जो मानव पठनीय डोमेन नेम जैसे google.com को मशीन पठनीय आईपी एड्रेस जैसे 192.168.1.1 में बदलता है। अगला प्रश्न है आपका, इसको डॉट पढ़ते हैं, ठीक है, पॉइंट नहीं, डॉट पढ़ते हैं, 192.168.1.1। अगला प्रश्न है आपका कि विंडोज में कौन सा फीचर आपको आसान एक्सेस के लिए बार बार उपयोग किए जाने वाले फोल्डरों के लिए शॉर्टकट बनाने की सुविधा देता है? तो सही उत्तर है आपका क्विक एक्सेस। विंडोज 10 और 11 के फाइल एक्सप्लोरर में क्विक एक्सेस की सुविधा होती है। इसमें आप अक्सर उपयोग किए जाने वाले फोल्डर्स को पिन कर सकते हैं ताकि उन्हें तुरंत खोला जा सके। अगला प्रश्न है आपका कि JW मार्चली और जे प्रेस्पर एकर्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक कुंजी रहित कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, इनिएक। इनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जिसका निर्माण जे प्रेस्पर इकार्ट और जॉन मॉचली द्वारा 1945 में पूरा किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि रिक्त स्थान एक सामान्य शब्द है जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइबर लॉ। साइबर लॉ या सूचना प्रौद्योगिकी कानून इंटरनेट, कंप्यूटर और डिजिटल दुनिया से संबंधित कानूनी पहलुओं का अध्ययन है। यह साइबर अपराधों, ई कॉमर्स और डिजिटल अधिकारों को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है आपका कि कार्टो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। कार्टो प्रो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के समान कार्य करता है। इसे मूल रूप से वोरलैंड द्वारा विकसित किया गया था और वर्तमान में यह कोरल वर्ड परफेक्ट ऑफिस सूट का हिस्सा है। अगला प्रश्न है आपका कि मल्टी कोर प्रोसेसर वाले कंप्यूटर सिस्टम पर विचार करें। एक साथ कई स्वतंत्र कार्य निष्पादित करते समय समान क्लॉक स्पीड वाले सिंगल कोर प्रोसेसर की तुलना में मल्टीपल कोर होने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, एक साथ कई अलग अलग प्रोसेस को हैंडल और निष्पादित करने की बेहतर क्षमता। मल्टी कोर प्रोसेसर में एक ही चिप पर कई प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं। यह एक कंप्यूटर को मल्टीटास्किंग, एक ही समय में कई अलग अलग एप्लीकेशन सुचारू रूप से चलाने में अत्यधिक सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को खोजने और बदलने का कौन सा तरीका सही नहीं है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, अल्ट प्लस इंटर कुंजी पर क्लिक करना। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए मुख्य शॉर्टकट कुंजी जो होती है वो कंट्रोल प्लस एच होती है। अल्ट प्लस इंटर का उपयोग वर्ड में नहीं बल्कि एक्सेल में उसी सेल में नई लाइन बनाने के लिए होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है?
तो यहाँ पर जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यह एक क्लोज्ड सोर्स प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जिसे खरीदना पड़ता है। लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया और मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जिनका सोर्स कोड जनता के लिए मुफ्त में उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है आपका कि हॉटमेल में रिक्त स्थान में शुरू किया गया था। तो हॉटमेल जो है वो 1996 में शुरू किया गया था और इसे सबीर भाटिया और जैक स्मिथ द्वारा 1996 में शुरुआत किया गया था। यह दुनिया का पहली फ्री वेब आधारित ईमेल सर्विस थी जिसे बाद में 1997 में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था। अगला प्रश्न है आपका कि इलाहाबाद स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। तो ये नामकरण किया गया है चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। इस पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए 27 फरवरी 1931 को उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। अगला प्रश्न है आपका कि आल्हा का एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है। तो जो आल्हा है उसका किस क्षेत्र का एक लोकप्रिय संगीत है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, बुंदेलखंड का। आल्हा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक अत्यंत लोकप्रिय वीर रस प्रधान लोकगीत है। इसमें महोबा के वीर योद्धाओं आल्हा और ऊदल की वीरता का वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बजट का आकार 7,60,000 करोड़ रुपए है। राजकोषीय घाटा 84,883.16 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। तो देखिए प्रश्न बहुत पुराना है, इन्होंने कोई भी कोशिश नहीं की है कि अच्छा मॉक टेस्ट बनाया जाए घटना चक्र वालों ने। और 2023-24 का तो मुश्किल है, आपसे पूछा जाए 25-26 का पूछ सकते हैं, 24-25 का शायद पूछ लें या 26-27 का पूछ लें। 2023-24 बहुत पुराना है, तो केवल 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पर जो सही सुमेलित नहीं है वो डी है, 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकिसा। ये संकिसा नहीं है, ये नैमिषारण्य की सीतापुर भी कहा जाता है। संकिसा फर्रुखाबाद में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर है। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर है। सूफी संत हाजी वारिस अली साहब की मजार देवा शरीफ में। ये क्वेश्चन मैंने आपको हूबहू कराया है यूपी के PYQs में, जो UPGK के मैं करवा रहा हूं उसमें मैंने करवाया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। तो ये आपका झांसी में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1962 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, सोनभद्र। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज की सीमा चित्रकूट, रीवा मध्य प्रदेश का, मिर्जापुर, भदोई, जौनपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी से लगती है। सोनभद्र की सीमा प्रयागराज से सीधे तौर पर स्पर्श नहीं करती, इनके बीच में मिर्जापुर आता है। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ ODOP दिए गए हैं, दूसरी तरफ यहां पर जिले दिए गए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। काले मिट्टी के बर्तन निजामाबाद, आजमगढ़। चीनी मिट्टी के बर्तन सेरेमिक तो ये खुर्जा बुलंदशहर का है। पीतल उद्योग शिल्प मुरादाबाद का। सीसा कांच उद्योग फिरोजाबाद का है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई कौन सी है। तो ये उत्तर प्रदेश में बीघा है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक पक्का बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है। कनाल और मारला पंजाब हरियाणा में प्रचलित है। अगला प्रश्न है आपका कि किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई। तो ये स्थापना हुई थी 1975 में। उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा इसकी की गई थी। यह लखनऊ में स्थित है और नाट्य कला के प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख संस्थान है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, रहीमुद्दीन खान। प्रसिद्ध कथक नर्तक शंभू महाराज को शास्त्रीय गायन, विशेषकर ठुमरी की शिक्षा उस्ताद रहीमुद्दीन खान ने दी थी। शंभू महाराज लखनऊ घराने से ताल्लुक रखते थे और कथक के महान उस्ताद थे। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो सही उत्तर है आपका सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। यह केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है आपका कि ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है। तो यह स्थापित किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर जनपद में।
वर्तमान में इसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जेवर गौतम बुद्ध नगर में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो ये बांध जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है। राजघाट बांध या माता टीला बांध परियोजना का हिस्सा भी माना जाता है, जो एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो यहाँ पर ना तो एक सही और ना ही दो। उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, पश्चिमी, केंद्रीय, बुंदेलखंड और पूर्वी। 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि सुरहा ताल पश्चिम बिहार स्थित है। आप सभी को पता है कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है बलिया जिले में। इसे जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि नीचे उन व्यक्तियों की सूची है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पदारूढ़ के रहने से सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके पहचानिए। तो चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, संपूर्णानंद, सुचेता कृपलानी। तो यहां पर जो सही हो जाएगा ऑप्शन आपका वो बी हो जाएगा। ये मुझे ये क्वेश्चन नहीं पता था, पर मैंने तुक्का मारा और तुक्का मेरा सही निकला। कैसे सही निकला? मुझे पता था सुचेता कृपलानी चरण सिंह के पहले थी, है ना। तो इस प्रकार से आप कोई भी प्रश्न कर लीजिए। जब आप रंग को अलग कर देंगे तो आप बहुत आसानी से इसका उत्तर कर पाएंगे। डॉक्टर संपूर्णानंद 1954 से 1960, सुचेता कृपलानी 1963 से 1967, चौधरी चरण सिंह 1967, 1968 और 1970 में, कमलापति त्रिपाठी 1971 से 1973 में। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही वह कौन है। तो सही उत्तर है आपका 14 वर्ष तक। तो संविधान के अनुच्छेद 21A और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अगला प्रश्न है आपका कि काशी तमिल संगमम 4.0 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया था वाराणसी में। काशी तमिल संगमम का मुख्य उद्देश्य उत्तर काशी और दक्षिण तमिलनाडु की प्राचीन संस्कृति और ज्ञान का आदान प्रदान करना है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी वाराणसी काशी में किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। तो ये किया गया सैनिक स्कूल गोरखपुर में। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जो भारत के पहले सीडीएस थे, उनकी प्रतिमा को हाल ही में सैनिक स्कूल गोरखपुर में अनावरित किया गया था। यह कदम उनके राष्ट्र के प्रति महान योगदान को सम्मानित करने के लिए उठाया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शहरी किस जिले में दर्ज किया गया है। तो सही उत्तर है आपका गौतम बुद्ध नगर। मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है, अतः यहाँ का MPCE सर्वाधिक दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। तो ये कहाँ पर अवस्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये अवस्थित है आपका वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। भारत कला भवन एक प्रसिद्ध कला एवं पुरातत्व संग्रहालय है। ये वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थापित है। तो ये रहे आपके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो घटना चक्र 2 सीरीज के मॉक टेस्ट के थे। देखिए इन्होंने स्तर बहुत खराब बनाया है और जो UPSSC का नया पैटर्न है उसको भी नहीं फॉलो किया कि 5 ऑप्शन दे देते। बहुत मक्कारी के साथ इन्होंने मॉक टेस्ट बनाया है। किताब इनका लेना एकदम धोखा है आपके साथ। जो साइंस के इन्होंने क्वेश्चन रखे हैं, एक बार भी इन्होंने साइंस का सिलेबस नहीं देखा है और भी बहुत सारी मिस्टेक यहाँ पर इन्होंने की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इनका जो मॉक टेस्ट है उसको देखा और समझा होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारे प्रश्न बेकार हैं, बहुत सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पूरा मॉक टेस्ट आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अन्य किसी वीडियो में और तैयारी करते रहिए। रही बात आज के इस वीडियो के PDF की या हमारे चैनल के अन्य वीडियोस की PDF की, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन कौन से PDF चाहिए, या आप सीधे हमारे WhatsApp नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको WhatsApp नंबर दिख रहा होगा। जय हिंद, जय भारत।